हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। आपको इस दुनिया में दो तरीके के लोग मिलेंगे। पहले वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। यानी कि ऐसे लोग मिलेंगे जो कोशिश ही नहीं करते हैं। दूसरे वो लोग मिलेंगे जिनको पता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, तो वो भी आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन दोनों तरीके के लोगों से सावधान रहिए। अपनी कैपेसिटी को और अपनी एबिलिटीज को पहचानिए और उनके अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे और उसमें कोशिश करते रहेंगे, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस भरोसे के साथ साथियों, उठिए, जागिए और मेहनत करिए और अपने आप को निखारने की, तराशने की पूरी तरीके से कोशिश करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए फर्स्ट डे के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2015 से हमने इसको स्टार्ट किया है मनाना और इस बार 9th नंबर का एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 9th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 में। 7 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया गया? इसलिए डिसाइड किया गया कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो उस समय कलकत्ता टाउन हॉल से 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग करी गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की इम्पोर्टेंस को बताते हुए ही 7 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया था और इस दिन हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। पहली बार 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसकी स्टार्टिंग करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय से। ओके, क्लियर। अच्छा, इस दिन का मोटिव क्या है? इस दिन का मोटिव ये है कि जो हस्तकरघा, जो ये इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड जो कारीगर हैं, उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में हैंडलूम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसको बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर। देखिए, जो हैंडलूम कारीगर हैं, उनके सामाजिक और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। वो कार्यक्रम कौन से हैं तो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर योजना, हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों को जीवन दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज योजना। ये कुछ योजनाएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना है वो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम या NHDP। NHDP के तहत मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से कि जो हैंडलूम कारीगर हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए टाई अप किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के साथ, है ना, उनके एडमिशन के लिए और उन बच्चों के एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। साथ में ही अगर कोई बुनकर, है ना, यानी कोई हैंडलूम कारीगर अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो 6% की ब्याज की दर पर बैंक से लोन ले सकता है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो एक क्लस्टर लेवल पर, है ना, यानी कि जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक स्तर पर एक क्लस्टर निर्माण की योजना स्टार्ट करी गई थी। इसमें क्या था? इसमें यह था कि क्लस्टर लेवल पर जो हैंडलूम कारीगर हैं, उनके काम को बढ़ाने के लिए, उनका जो प्रोडक्ट है उसको इनहेंस करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए उनको सहायता देने का काम किया जाएगा, है ना। और उनके लिए जो नई नई मशीनें हैं उसको भी लाने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीनों का इस्तेमाल करके नई तरीके से अपने काम को और आगे बढ़ावा दे सकें। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। देखिए, मेगा हैंडलूम क्लस्टर के तहत 15,000 से लेकर 25,000, 15,000 से लेकर 25,000 जो हथकरघे हैं उनको कवर करने के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है NHDP के द्वारा। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में 2023 तक एक
योजना चलाई गई थी जिसका नाम था हस्तशिल्प कारीगर पहचान योजना। क्या नाम था इस योजना का? हस्तशिल्प कारीगर पहचान योजना। इस पहचान योजना के तहत अभी तक 31.14 लाख जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि उनको एक आइडेंटिटी प्रदान करी गई है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि वो एक हस्तशिल्प कारीगर हैं पहचान योजना के तहत, है ना। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा उस हस्तशिल्प कारीगर को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। उस कार्ड की वजह से ही उसको जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं हैंडलूम या फिर कपड़ा मंत्रालय की तरफ से, वो सारी योजनाओं का लाभ वो उस कार्ड के माध्यम से ले सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही 31.14 लाख जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है पहचान योजना के तहत। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पर चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने ये न्यूज़ कवर करी थी और आपको बताया था कि चाइना में यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। तो उसी यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत भारत की तरफ से कुछ रिकॉर्ड बनाए गए थे, उसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी। एक रिकॉर्ड और है जो बनाया गया था, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो बात इस बारे में की जा रही है कि ज्योति यारा जी हैं, ठीक है, जो बाधा दौड़ के लिए खेलती हैं, एक एथलीट हैं जो बाधा दौड़ के लिए खेलती हैं भारत की तरफ से, जिनका नाम है ज्योति यारा जी। तो ज्योति यारा जी के द्वारा चीन में चल रहे यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत भारत का पहला 100 मीटर बाधा दौड़ पदक जीता गया। यानी अभी तक भारत ने इस तरीके की दौड़ में कोई भी पदक नहीं जीता था, लेकिन ज्योति यारा जी के द्वारा भारत का पहला 100 मीटर बाधा दौड़ पदक जीत लिया गया है। और ये जो पदक जीता गया है, मेडल जीता गया है, ये ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि इनको तीसरा स्थान मिला है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई भी मेडल भारत के द्वारा नहीं जीता गया था। तो आप इनका नाम जरूर याद रख लेना, ज्योति यारा जी। क्लियर? देखो, यहाँ पर बात हो रही है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है अमिता रानी। अमिता रानी को अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि ये अपॉइंट की गई हैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त करी गई हैं सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए। सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त करी गई हैं। 1 अगस्त से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और 1983 से ही ये सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्यरत हैं। क्लियर? तो आप इनका नाम जरूर याद रख लेना। देखिए, तमिलनाडु के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि तमिल संस्कृति में जो मानसून का महीना होता है उसे आदि कहते हैं। आदि के महीने में मानसून आता है और जब मानसून आता है तो वहां पर सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आदि के महीने में 18वें दिन मानसून आया, यानी मानसून की बारिश हुई। और जब मानसून की बारिश हुई तो ये जो महोत्सव है ये मनाया गया है। और उस महोत्सव का नाम क्या है? तो उस महोत्सव का नाम है आदि पेरप्पू। ठीक है, और इसको पथीनेट्टम पेरुक्कू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथीनेट्टम पेरुक्कू भी कहते हैं। मानसून के आगमन के साथ साथ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी, साथ में ही जो फसल है उसको पानी मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से वहाँ की समृद्धि का प्रतीक है ये त्योहार। वहाँ के जो वनस्पतियों का विकास है और वहाँ की जीव जंतुओं का जो विकास है उसका प्रतीक है। तो इस प्रतीक के रूप में हर साल तमिलनाडु में सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में आदि पेरुक्कू को मनाया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं होम मिनिस्ट्री के बारे में। होम मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हुए मैं बता दूं कि गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नया वीजा लॉन्च किया है, एक नया वीजा पेश किया है और इसका नाम क्या है? आयुष चिकित्सा वीजा। क्या नाम है? आयुष चिकित्सा वीजा लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसके पीछे का मोटिव क्या है? तो देखो, आयुष ये शब्द जुड़ा है, चिकित्सा ये शब्द जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य और योग को प्रोत्साहित करने के लिए नेचुरलोपैथी, आयुर्वेद से, योग से, होम्योपैथ से, इन सब के माध्यम से इलाज करने के लिए ये वीजा प्रोवाइड किया जाएगा विदेशी नागरिकों को। इसका मोटिव ये है कि जो भारत का मेडिकल मार्केट है उसको किस तरीके से ज्यादा बढ़ाया जा सके, भारत की जो प्राचीन चिकित्सा की पद्धति है उसको किस तरीके से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके पूरी दुनिया में। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी।
देखिए, साथ ही हमारे देश का जो आयुष मंत्रालय है और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल। क्या क्या नाम है? स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल विकसित किया गया है, और इसका मोटिव ये है कि किस तरीके से जो चिकित्सा पर्यटन है, यानी कि जो मेडिकल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। मेडिकल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए ही इस पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और इस वीजा को भी लॉन्च किया गया है। ओके, साथ में ही हमारे देश का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसने टाई अप किसके साथ करा है? तो भारत पर्यटन विकास निगम के साथ टाई अप करा है। और इस टाई अप के माध्यम से क्या किया जाएगा? आयुष चिकित्सा जो प्रणालियां है, उसके विकास का काम किया जाएगा। अच्छा, जो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट दी है। ठीक है, तो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में आयुष आधारित हेल्थ केयर और वेलनेस इकोनॉमी 2025 तक कितनी हो जाएगी? तो 2025 तक $70 बिलियन हो जाएगी, यानी कि $70 बिलियन तक बढ़ जाएगी। तो अपने आप में देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और इससे क्या होगा? इससे जो जो मेडिकल टूरिज्म है, उसको ज्यादा से ज्यादा भारत में बढ़ावा मिलेगा, और भारत का एक नाम और एक फेम भी बढ़ेगा पूरी दुनिया में मेडिकल के क्षेत्र में। क्लियर? देखिए, अभी जो मैं बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ नवी मुंबई नगर निगम के बारे में, जिसने बहुत सारे प्रयास के माध्यम से, बहुत सारे कोशिशों के बाद नवी मुंबई देश का ऐसा पहला शहर बन जाएगा जहां पर सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक देखने को नहीं मिलेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें, तो अभी नवी मुंबई नगर निगम के क्षेत्र में 42 सेप्टिक टैंक है, जिसको धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में ये नगर निगम काम कर रहा है। 2015 में जब सर्वे किया गया था, तो ये बताया गया कि शहर के लगभग 5,744 परिवार ऐसे हैं जो खुले में जाकर शौच करते हैं। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए ही नवी मुंबई नगर निगम ने घर घर शौचालय बनाए, सार्वजनिक शौचालय बनाए, और लगभग 4,340 सीटें भी लगवाई गई। मलिन बस्तियों में शौचालय बनाए गए, और इसके अलावा 7 अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से जो सेप्टिक टैंक है, उनकी संख्या धीरे धीरे नवी मुंबई नगर निगम का जो शहरी क्षेत्र है, उसमें कम होता जा रहा है ना? तो नवी मुंबई देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने की कगार पर आ गया है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, वो है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है, जिनका नाम है एन विट्ठल। तो एन विट्ठल जी का निधन हो गया है। ये आईएएस अधिकारी थे, गुजरात कैडर से रिलेट करते थे, 1960 के बैच के। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इसके पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव के रूप में भी काम कर चुके थे, दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके थे, और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, उसकी स्थापना करने में इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, जिसकी वजह से ही इनको पद्म भूषण दिया गया था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम है करप्शन इन इंडिया द रोड ब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। करप्शन इन इंडिया द रोड ब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। इस बुक के माध्यम से वो बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारे देश का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो राष्ट्र विरोधी है, आर्थिक विकास विरोधी है, और गरीब विरोधी है। और साथ में ही वो बताते हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक स्तर का हमारे देश के हर एक डिपार्टमेंट पर कब्जा हो गया है। नौकरशाह के ऊपर भी हमारा जो राजनीतिक स्तर का कब्जा है, यानी जो पॉलिटिशियन है, उनका कब्जा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो क्लियर? आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। आईएएस अधिकारी थे एन विट्ठल जी, जिनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण मिला था, और इनको जो है साथ में ये जो सॉफ्टवेयर पार्क है, इसकी स्थापना करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ओके, देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, इनका नाम है वक्कोम पुरुषोत्तमन। ठीक है, और ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। इनका निधन हो गया है 96 साल की उम्र में, इनके घर तिरुवनंतपुरम में। इनका जो एक बहुत लंबा रिकॉर्ड रहा है, 1982 से लेकर 2001 तक ये केरला विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि स्पीकर रहे हैं। और साथ में ही ये उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रह चुके थे। ये राज्यपाल भी रह चुके थे महाराष्ट्र, मिजोरम और त्रिपुरा के।
और ये मंत्री के पद पर भी काम कर चुके थे, लगभग 3 बार मंत्री रह चुके थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में थे बक्कोम पुरुषोत्तमन जी, जिनका निधन हो गया है 96 साल की उम्र में। क्लियर? अच्छा, कुछ न्यूज़ है हमारे पास, शॉर्ट में है, देख लेते हैं फटाफट इसको। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसद ने जैव विविधता जो विधेयक है उसको पारित कर दिया है। संसद के द्वारा जैव विविधता विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो नमामि गंगे परियोजना है उसको नगद पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद जो भारत का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उसमें 1000 दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करी गई है। और इसके अलावा भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के तहत 106 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस पर? 106 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज है। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज के साथ में। तब तक खूब अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।